Good morning to all. We are starting a new head of income, that is capital gains. What is capital gain? Capital gain is gain on transfer of capital asset. अगर आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो उसपे जो प्रॉफिट होगा उसी को क्या कहा जाता है? कैपिटल गेन. ठीक है. तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज ट्रांसफर एंड द अदर इज कैपिटल एसेट. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कैपिटल गेन तभी अराइज होगा जब आपके पास एक कैपिटल एसेट हो. आपके पास क्या हो? एक कैपिटल एसेट हो जिसका आपने क्या किया हो? ट्रांसफर किया हो. इफ यू हैव अ कैपिटल एसेट और आपने उसका ट्रांसफर कर दिया तो आपको क्या अराइज करेगा? कैपिटल गेन. व्हाट इज कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट किसे कहते हैं? कैपिटल एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी. हालांकि जब हम प्रोसीड करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि कैपिटल एसेट किसे कहा जाता है. एक बार ऊपर से आइडिया लेते हैं तो कैपिटल एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी. अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और आपने उसका क्या किया हो? ट्रांसफर किया हो. ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है एसेट का आपके पास से जाना. ठीक है. ट्रांसफर की वाइडर डेफिनेशन दी गई है. ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर होता है सेल. ठीक है. बेच देना, ये ट्रांसफर है. एक्सचेंज कर लेना, प्रॉपर्टी को देके कोई दूसरी प्रॉपर्टी ले लेना या कुछ और ले लेना, यह भी क्या है? ट्रांसफर है. गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है. पता है क्यों गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया? क्योंकि गवर्नमेंट को वहां पे कोई काम करना था. ठीक है. और आपकी लैंड बीच में गवर्नमेंट के उस प्रोजेक्ट को क्या कर रही थी? डिस्टर्ब कर रही थी. तो गवर्नमेंट ने आपकी जमीन को भी कंपल्सरी एक्वायर कर लिया. ये भी क्या है? ट्रांसफर. तो ट्रांसफर की भी एक वाइडर डेफिनेशन है जिसमें ट्रांसफर में क्या कहा गया है? एसेट का आपके पास से चला जाना क्या है? ट्रांसफर. अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है और वो आपके पास से चली जाती है तो क्या अराइज होता है ऐसे केस में? कैपिटल गेन. ठीक है. अगर आपके पास एक एसेट है, अगर आपके पास एक एसेट है और वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर नहीं होती है. आपके पास एक एसेट है, प्रॉपर्टी है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो डेफिनेशन कैपिटल एसेट की दी है वो उसमें कवर नहीं होती है और उस एसेट को आपने क्या किया है? ट्रांसफर कर दिया है. तो क्या कैपिटल गेन अराइज होगा? नहीं. ठीक है. मान लीजिए आपके पास एक कैपिटल एसेट है और आपके पास से वो चली जाती है, लेकिन वो चले जाना ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर नहीं होता. जो भी वो एसेट गई है, जिस भी तरीके से गई है, वो तरीका ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर नहीं होता. तो क्या कैपिटल गेन अराइज करेगा? नहीं. तो कैपिटल गेन अराइज करने के लिए दोनों चीज होनी चाहिए. आपके पास कैपिटल एसेट होना चाहिए और आपके पास से एसेट का चला जाना ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर होना चाहिए. ठीक है. बताइए, आपके पास एक प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट उसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर नहीं करती है, तो एसएससी के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? आपके पास एक प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट ने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में उस प्रॉपर्टी को कवर नहीं किया है, तो एसएससी को, टैक्स पेयर को यह बात अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी? बोलिए. अच्छी लगेगी. अगर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में मेरी प्रॉपर्टी कवर नहीं होती है, यानी बेच देने पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा. ठीक है. मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, लेकिन आपने जिस तरीके से ट्रांसफर किया है वो गवर्नमेंट की ट्रांसफर वाली डेफिनेशन में कवर नहीं होती है, तो एसएससी को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा. अगर गवर्नमेंट की ट्रांसफर की डेफिनेशन आपके एसेट के चले जाने को कवर नहीं करता है तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा. ठीक है. यानी हम ट्रैप कब होंगी कैपिटल गेन के लिए? व्हेन एन एसेट इज ट्रैप्ड फॉर कैपिटल गेन, जब उसके पास कैपिटल एसेट है और साथ ही साथ उसका ट्रांसफर हुआ है. ठीक है. इनफैक्ट कैपिटल गेन चैप्टर में बहुत बड़ा हिस्सा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन और ट्रांसफर की डेफिनेशन है. तो हम लोग को बहुत टाइम डिवोट करेंगे जब हम लोग कैपिटल एसेट को समझेंगे और ट्रांसफर को समझेंगे. जब कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा तो उसके बाद भी दो बातें होंगी. ये कैपिटल गेन या तो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 और या फिर ये टैक्सेबल होगा.
ठीक है। अगर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 तो आपको अब कुछ नहीं करना, सिंस वो एग्जेम्प्ट इनकम है तो कोई टैक्सेबिलिटी अराइज होती ही नहीं। यानी आपके पास कैपिटल एसेट है, उसका ट्रांसफर हुआ है तो भी चांसेस है टैक्स ना देना पड़े। ये बात समझा रहे हैं। आपके पास कैपिटल एसेट है तो आपके पास एक कैपिटल एसेट है और आपने उसका ट्रांसफर किया है तो कैपिटल गेन अराइज हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कैपिटल गेन जो अराइज हुआ है वो टैक्सेबल हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो अंडर सेक्शन 10। यानी इफ यू हैव अ कैपिटल एसेट और आपने उसका ट्रांसफर किया है तो भी ऐसी चांसेस हैं कि कैपिटल गेन टैक्स पे न करना पड़े। अगर कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है तो फर्दर, अब वो दो ऑप्शन क्या है, exemption under section 54 comma dot dot dot। अगर कैपिटल गेन टैक्सेबल है तो फर्दर आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है सेक्शन 54 में या फिर 54 के जितने भाई बहन वाले सेक्शन है उसमें। 54 के साथ ही और भी 54 के कई सारे सेक्शन है। 54B है, 54D है, 54EC है, 54EE है, 54F है, 54GA है, GB है, इतने सारे और सेक्शन है जिनमें क्या मिलता है, एग्जेम्पशन मिलती है। ठीक है, तो वो सब सेक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे जिसमें आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। और ये एग्जेम्पशन होती है इन्वेस्टमेंट बेस्ड। गवर्नमेंट कहती है कि जो पैसा आपका खाली हुआ है कैपिटल एसेट को बेच के, उस पैसे को यहां इन्वेस्ट कर दीजिए, हम आपको क्या करेंगे, एग्जेम्पशन दे देंगे सेक्शन 54 के तहत। ठीक है, या फिर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, नो एग्जेम्पशन। अगर एग्जेम्पशन मिलेगी तो अगेन दो बातें हो सकती हैं। क्या क्या बातें हो सकती हैं, या तो एग्जेम्पशन टोटल मिलेगी या फिर पार्शियल मिलेगी। टोटल एग्जेम्पशन का मतलब यह हुआ कि कैपिटल गेन जितना आ रहा है उतना पूरा एग्जेम्पशन है। पार्शियल एग्जेम्पशन का मतलब है amount of capital, a certain amount of capital gain is exempt and the balance is taxable. In case partial exemption मिलता है या फिर no exemption मिलता है तो अब आप कंप्यूट करते हैं टैक्स। और यहीं पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। तो हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कुल मिला के उसकी समरी है इस पूरे कैपिटल गेन की। आइए फिर से देखते हैं कैपिटल गेन किस तरीके से हमें पढ़ना है। आपको देखना है कैपिटल एसेट क्या होता है। अगर एक कैपिटल एसेट है और वो आपके पास से चला जाता है तो चले जाने को क्या कहा जाता है, ट्रांसफर होना। अगर आपके पास एक कैपिटल एसेट है, उसका ट्रांसफर हो गया है तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। अगर कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा तो जरूरी नहीं है टैक्स देना पड़े, हो सकता है आपका वो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो अंडर सेक्शन 10। लेकिन अगर एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, तो आप क्या करेंगे, अगर टैक्सेबल है तो यहां पे हम कंप्यूट करते हैं, कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं। अगर एग्जेम्प्ट होता है तो कैपिटल गेन कंप्यूट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कैपिटल एसेट है, उसका ट्रांसफर हो गया, लेकिन वो कैपिटल गेन क्या है, एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, तो यू नीड नॉट कंप्यूट कैपिटल गेन। जरूरत क्या है, अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो यू नीड नॉट कंप्यूट इट, राइट। लेकिन अगर वो टैक्सेबल है तो यू नीड टू कंप्यूट कैपिटल गेन। अगर आप कैपिटल गेन कंप्यूट कर लेते हैं तो उसके बाद फर्दर दो बातें होंगी। हो सकता है आपको एग्जेम्पशन मिलता है सेक्शन 54 में या फिर नहीं मिलता है। 54 में एग्जेम्पशन किस बात का मिलता है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जेम्पशन। ठीक है, ये टोटल भी हो सकता है। अगर टोटल एग्जेम्पशन हो गई तो अब टैक्स कंप्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। गेन तो कंप्यूट हो चुका था, लेकिन अब टैक्स कंप्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर एग्जेम्पशन आपका पार्शियल है या फिर आपको एग्जेम्पशन मिला ही नहीं है तो अब आप क्या कंप्यूट कीजिए, टैक्सेस भी कंप्यूट कीजिए। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर समरी ऑफ कैपिटल गेन। आइए प्रोसीड करते हैं। कैपिटल गेन्स, सबसे पहला सेक्शन किसी भी हेड ऑफ इनकम में होता है चार्जेबिलिटी सेक्शन। एंड द सेम वे यहां पे भी चार्जिंग सेक्शन जो है इसका वो क्या है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। क्या बोलता है ये सेक्शन, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। और हमने आपको बताया कि यही दो चीज इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर होना चाहिए किसका,
कैपिटल एसेट का। affected in the previous year shall be chargeable to income tax, affected in the previous year shall be chargeable to income tax under the head capital gain। आइए इस बात का मतलब समझिए। आपने कैपिटल एसेट का ट्रांसफर तो यहां किया है, ठीक है, यहां पे बेसिकली सौदा हो गया कि हम ये प्रॉपर्टी आपको 10 लाख रुपए में दे रहे हैं, और आपने प्रॉपर्टी दे भी दी, ट्रांसफर भी कर दिया 10 लाख रुपए में। लेकिन पता है वो 10 लाख रुपए आपको मिले कब है? कंसिडरेशन रिसीव हुआ है 18-19 में, कंसिडरेशन यहां पे रिसीव हुआ है। कंसिडरेशन कितना रिसीव हुआ है? चलिए बताएं आपको, 10 लाख रुपए। अब कैपिटल गेन पता है कैसे निकलता है? जो भी सेल कंसिडरेशन होती है उसमें से कॉस्ट आपको माइनस करना होता है। कैपिटल एसेट जितने में आपने खरीदा था वो कॉस्ट माइनस कीजिए। से फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वाज 4 लाख रुपीस, तो 6 लाख रुपए का आपको क्या हुआ है? कैपिटल गेन। नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 6 लाख रुपए का कैपिटल गेन कौन से ईयर की इनकम है, कौन से प्रीवियस ईयर की इनकम है, किस प्रीवियस ईयर में इस पे टैक्स देना है। हमने प्रॉपर्टी पता है कब दी है? 17-18 में। हालांकि ये पैसा 10 लाख रुपए रिसीव कब हुआ है पार्टी से? हमें 18-19 में। तो ये कैपिटल गेन कौन से साल का है? 17-18 का या 18-19 का? किस साल हमें टैक्स देना है इस पे? या सोच के बोलिएगा। 17-18 में अगर आप कहेंगे तो उसके लिए हम एक बात बता दें, 17-18 में 1 रुपया मेरे पास नहीं आया है, क्या सरकार को टैक्स दे दें हम? गेन हो गया 6 लाख रुपया, और जो भी इसका टैक्सेस बनता है निकाल के दे दे, जबकि मेरे पास आया 1 रुपया भी नहीं है। तो ये इनकम कब की है? 17-18 की या 18-19 प्रीवियस ईयर की? आइए पढ़ा देते हैं आपको। Any profit or gain arising from transfer of capital asset affected in the previous year shall be chargeable to income tax under the head capital gain। कहता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अगर इफेक्ट होता है प्रीवियस ईयर में तो वो चार्जेबल टू इनकम टैक्स हो जाएगा। आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको पैसे मिले हैं कि नहीं, कहता है 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कैपिटल गेन के लिए। पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, कह रहा है कैपिटल एसेट होना इंपॉर्टेंट है, उसका ट्रांसफर होना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें जिस प्रीवियस ईयर में हुई है उसी प्रीवियस ईयर में इनकम आ जाएगी। बताइए अब मेरे एग्जांपल में ये कौन सी प्रीवियस ईयर की इनकम है? 6 लाख रुपया, प्रीवियस ईयर 17-18, ठीक है। तो यू रिमेंबर देयर आर 2 थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर कैपिटल गेन, वन इज कैपिटल एसेट एंड द अदर इज ट्रांसफर। देयर इज नथिंग टू डू विद सेल कंसिडरेशन। सबसे ज्यादा फोकस यहीं पे जाता है बच्चों का कि पैसे कब आए हैं, पैसे कब आए हैं इस बात से मतलब नहीं है, आए हैं कि नहीं आए इस बात से भी मतलब नहीं है। आइए अब आपको बता दें कि जब हम लोग कैपिटल गेन प्रोसीड करेंगे तो 3 जगह पे ऐसी बात आएगी कि पैसा आएगा तभी कैपिटल गेन अराइज होगा। बेसिकली पैसा आएगा तभी आपको टैक्सेस देना होगा। कितनी जगह पे ऐसा होगा? 3 जगह पे। पूरे कैपिटल गेन चैप्टर में 3 जगह पे ऐसी बात आएगी कि जब आपके पास पैसे आएंगे तभी आपको सरकार को क्या देना है? टैक्सेस देना है, ठीक है। और वो तीनों बातें अलग अलग जगह पे आएंगी। हम लोग प्रोसीड करते रहेंगे, हो सकता है 3 डिफरेंट क्लासेस में ये 3 बातें आए, ठीक है। तो आप ये बात नोट करते जाएंगे। पहली बात जब आएगी तो उसी समय नोट कर लेंगे, फिर दूसरी बात आएगी तो फिर नोट कर लेंगे, और तीसरी बात आएगी तो फिर नोट कर लेंगे, और एक जगह वो तीनों पॉइंट आ जाना चाहिए आपका कि जब कंसिडरेशन रिसीव होता है तभी कैपिटल गेन अराइज होता है, ठीक है। तो ऐसे याद कीजिए, कैपिटल गेन अराइज होता है इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, बट 3 सिचुएशन ऐसी है जहां पे ईयर ऑफ ट्रांसफर नहीं, वहां पे क्या है? ईयर ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, ठीक है। shall be chargeable to income tax under the head capital gain unless such capital gain is exempt under section 54। अगर वो exempt नहीं है तब चार्जेबल टू टैक्स होगा, अगर वो एग्जेम्पशन मिल गई उसमें तो फिर चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। एग्जेम्पशन कहां मिल सकती है? अंडर सेक्शन 54, 54B, D, EC, EEF, G, GA, GB, ठीक है। अभी रहने दीजिए, अभी बस इतना याद कीजिए 54 और 54 के भाई बहन, ठीक है। जब पहुंचेंगे तो पूरा सेक्शन भी आपको याद कराएंगे
क्योंकि हर सेक्शन में अलग अलग इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है और उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या मिलती है, एग्जेम्पशन। तो एग्जाम में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करता है कि आपने ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको कोट करना पड़ता है कि इस सेक्शन के तहत हम एग्जेम्पशन क्लेम कर लेंगे। ठीक है, तो यू विल हैव टू रिमेंबर 54, 54B, D, देन EC, EE, F, G, GA, GB, राइट। कितने सेक्शन है टोटल देख लीजिए, 3, 3, 6 और 3, 9। याद रखिएगा टोटल 9 एग्जेम्पशन होते हैं 54 वाले। आइए, द एसेंशियल कंडीशन फॉर टैक्सिंग कैपिटल गेन, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। आपके पास एक कैपिटल एसेट होनी चाहिए, और दूसरी बात, सच कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। अब सबसे पहली डेफिनेशन पे आ रहे हैं, कैपिटल एसेट। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2 में दी गई है। हालांकि कैपिटल गेन जो मेरा स्टार्ट होता है वो पता है कहां से स्टार्ट होता है, सेक्शन 45 से। ठीक है, तो बहुत सारी जो डेफिनेशंस होती हैं वो पता है हर एक्ट के सेक्शन 2 में होती है। ठीक है, किसी भी एक्ट की अगर हम बात करें, जैसे कंपनीज एक्ट की भी बात करें, तो उसमें जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो पता है कहां दी गई है, सेक्शन 2 में। ठीक है, तो यहां पे भी कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में है, सबसेक्शन 14। तो याद करिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है। और क्या है वो डेफिनेशन? कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी इज कैपिटल एसेट, वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी है या फिर उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कैपिटल एसेट होता है। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड है या फिर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है वो क्या है, कहता है कैपिटल एसेट है। ठीक है, जिस घर में हम रहते हैं वो कैपिटल एसेट है, जिस ऑफिस में, जिस बिल्डिंग को हम ऑफिस की तरह अपने यूज करते हैं अगर वो मेरी है तो वो भी क्या है, कैपिटल एसेट है। ठीक है, बी, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। Any securities held by a foreign institutional investor which has invested in such securities in accordance with the SEBI regulation. Any securities held by foreign institutional investor, FI. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है? बेसिकली ये विदेशी कंपनियां हैं जो हमारे देश में क्या करती हैं, पैसे इन्वेस्ट करती हैं, उन्हीं को बोल रहे हैं हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। कह रहा है कोई भी सिक्योरिटी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, जो सेबी रेगुलेशन के तहत उन्होंने क्या किया है, इंडिया में इन्वेस्ट किया है। सेबी रेगुलेशन की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई भी हमारे देश में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई भी बाहरी हमारे देश में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है तो सेबी की गाइडलाइंस है उसके लिए, अगर वो उन गाइडलाइंस को कंप्लाई करेगा तभी हमारे देश में क्या कर सकता है, पैसे लगा सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के कहना यह चाहता है कि एफआईज के पास जितने भी सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, इंडिया में जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं वो भी क्या है, कैपिटल एसेट है। बट डज नॉट इंक्लूड, अब ध्यान दीजिएगा, ये डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। ये डेफिनेशन पता है कैसी है, क्या कैपिटल एसेट नहीं होता है ये बताया जा रहा है, और जो कैपिटल एसेट नहीं होता है वो क्या होता है, कैपिटल एसेट होता है। जो भी कैपिटल एसेट नहीं है, उस डेफिनेशन से जो भी चीज बाहर हो गई वो क्या है, कैपिटल एसेट है। तो आपको यहां पे डेफिनेशन हम इस बात की नहीं बता रहे हैं कि व्हाट इज कैपिटल एसेट, डेफिनेशन ये है कि क्या कैपिटल एसेट नहीं है, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, बट इट डज नॉट इंक्लूड, अगर पता चले कि ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता है तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? आप टैक्स पेयर हो, अगर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, नीचे लिखा है वो बट डज नॉट इंक्लूड में, तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है और उसका ट्रांसफर भी हो गया तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए की कोई चीज परचेज की हुई है, वो कैपिटल एसेट नहीं है और उसको 10 लाख रुपए में बेच दिया तो 9 लाख रुपए कैपिटल गेन है, नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस। क्या क्या? एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल। देखिए, रॉ मटेरियल
और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है WIP ऑफ फिनिश गुड्स। यानी कुल मिला के हो गया रॉ मटेरियल, WIP फिनिश गुड्स और कंज्यूमेबल स्टोर्स। व्हाट इज कंज्यूमेबल स्टोर्स? वो चीजें जो प्रोडक्शन के दौरान कंज्यूम हो जाती है, वो मटेरियल जो प्रोडक्शन के दौरान कंज्यूम हो जाती है। जैसे रॉ मटेरियल को हीट करने के लिए हम कोयला यूज करते हैं, तो कोयला क्या है? कंज्यूमेबल्स। रॉ मटेरियल को हीट करने के लिए हीट प्रोड्यूस करते हैं कैसे? कोयले को जला के, तो कोयला क्या है? कंज्यूमेबल्स। तो कंज्यूमेबल्स, रॉ मटेरियल, WIP फिनिश गुड्स, कुल मिला के सबको क्या बोला जाता है? इन सब का किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? इन सबको कुल मिला के बोलना हो तो क्या बोलेंगे? कंज्यूमेबल्स, रॉ मटेरियल, WIP फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री। ठीक है, कुल मिला के पॉइंट नंबर 1 कहता है इन्वेंट्री हेल्प फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन इज नॉट कैपिटल एसेट। यानी 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री को आप 10 लाख रुपए में बेच दीजिए, क्या 9 लाख रुपए कैपिटल गेन है? नहीं। अब एक बात बताइए, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कह रही है? इन्वेंट्री को अगर आप बेचेंगे फायदा होगा तो कैपिटल गेन में नहीं डाल रही है, क्यों? लेना तो चाहिए ना टैक्स, लेकिन कह रही है बताइए इन्वेंट्री बिजनेस की है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। यानी 1 लाख की इन्वेंट्री को 5 लाख रुपए में बेच दीजिए, कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है? ठीक कह रही है गवर्नमेंट? क्यों ठीक कह रही है? क्योंकि आप अगर इन्वेंट्री को महंगे में बेचेंगे तो वो इनकम ऑलरेडी आ चुकी है कहां पे? PGBP में, वो ऑलरेडी बिजनेस की इनकम है, तो गवर्नमेंट उसे कैपिटल एसेट बोल के फिर से कैपिटल गेन थोड़ी ना बना देगी। ठीक है, 100 रुपए की इन्वेंट्री को आप 110 रुपए में बेचते हैं तो ये कौन सी इनकम है? PGBP की। क्लियर है? यानी पॉइंट नंबर 1 से कोई फायदा नहीं हुआ। हमने आपको ये बताया था बट इट डज नॉट इंक्लूड में जो भी चीजें आएंगी वो फायदा देंगी, लेकिन यहां कोई फायदा नहीं दिखा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। लेकिन पहले हम आपको सिर्फ समझाते हैं पर्सनल इफेक्ट क्या होता है। पर्सनल इफेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इनटू कैपिटल एसेट, यानी पर्सनल इफेक्ट बेचने पे जो फायदा होगा उस पर कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। व्हाट इज पर्सनल इफेक्ट? जिन चीजों को आप पर्सनली यूज करते हैं उसे कहा जाता है पर्सनल इफेक्ट। ठीक है, आप क्या क्या चीजें पर्सनली यूज कर रहे हैं? आपके घर पे डाइनिंग टेबल है, वो आपका पर्सनल इफेक्ट है। सोफा सेट है, पर्सनल इफेक्ट है। टीवी है, पर्सनल इफेक्ट है। जिन चीजों को आप पर्सनली यूज करते हैं, ठीक है, वो आपका पर्सनल इफेक्ट है। आपका बेड आपका पर्सनल इफेक्ट है। आपकी स्कूटी, बाइक जिसको आप यूज करते हैं आने जाने के लिए, वो आपका पर्सनल इफेक्ट है। कार अगर पर्सनली आप यूज करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं तब की बात नहीं कर रहे हैं, पर्सनली यूज करते हैं तो वो क्या है? आपका पर्सनल इफेक्ट है। ठीक है, आप जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी क्या है? पर्सनल इफेक्ट है। ठीक है, आपने जो शूज पहन रखा है वो भी क्या है? पर्सनल इफेक्ट है। जिन चीजों को आप पर्सनली यूज करते हैं वो आपका पर्सनल इफेक्ट होता है। और गवर्नमेंट कह रही है कि अगर इसको आपने ट्रांसफर किया है तो कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा, क्योंकि ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। बताइए फायदे की बात है या नहीं है? बोलिए, है? बोलना पड़ेगा, बिना बोले फिर मजा नहीं आएगा। बोलिए फायदे की बात है? चलिए आइए समझते हैं कि फायदे की बात है कि नहीं है। आप सबका मानना है कि यह फायदे की बात है। मेरे घर में जो सोफा सेट है वो पता है कितने का है? 1 लाख रुपए का है। हम उसे बेचने जा रहे हैं, कितने का बिकेगा? 1 लाख से ज्यादा का बेच लेंगे? सवाल ही नहीं उठता। 1 लाख रुपए का सोफा सेट अगर घर में लगा है, बेचने जा रहे हैं, हो सकता है 10,000 रुपए में बिक रहा है, 90,000 रुपए का घाटा हो जाएगा। और इनकम टैक्स में इनकम का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। अगर गवर्नमेंट पर्सनल इफेक्ट को कैपिटल एसेट कह देती तो पर्सनल इफेक्ट को बेचने में हर कोई को घाटा होता और गवर्नमेंट को वो घाटा मानना पड़ जाता। गवर्नमेंट चालाक है, कह रही पर्सनल इफेक्ट बेच के कौन कमा लेगा? ठीक है, उसे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर दो। गवर्नमेंट ने आपको फायदा नहीं दिया है, नुकसान दिया है। पर्सनल इफेक्ट बेच के कोई कमा थोड़ी ना सकता है। कोई एक चीज जो आप पर्सनली यूज करते हैं और वो फायदे में बिक जाएगी, बता दीजिए। आपका सोफा सेट महंगे में बिक सकता है? नहीं। आप घर में कार यूज कर रहे हैं, महंगे में बिक सकती है? नहीं। क्या चीज बिकेगा? टीवी बिक जाएगा महंगे में? नहीं। जो आप शर्ट पहने हुए हैं वो महंगे में बिक जाएगा? नहीं। यानी कोई भी चीज जो आप पर्सनली यूज कर रहे हैं वो आप महंगे में बेच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी बड़ी चालाक है, कहती है पर्सनली आप जिसे यूज कर रहे हैं, पर्सनल इफेक्ट अगर वो है तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर है। आप पर्सनली यूज कर रहे हैं अपना घर, अपनी जमीन,
ठीक है, क्या वो महंगे में बिक सकती है? हाउस आपका